हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए आज की इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक नई सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। तो मुझे लगा क्यों ना पढ़ाई को भी कुछ इस रूप में कन्वर्ट किया जाए। और अटेंशन स्पैम क्योंकि आप लोगों का बहुत कम हो गया है, बहुत जल्दी आजकल बच्चे बोर भी होने लगे हैं। तो मुझे लगा कि अगर थोड़ा सा ये पूरे सिलेबस को, जो एक एक घंटे के लेक्चर्स होते हैं, मैं इनको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करके आपको देता हूं। आप लोग बताइएगा आपको ये सीरीज कैसे लगी। यार ये सक्सेसफुल हुई, आपको अच्छी लगेगी तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। फिलहाल मैं एक चैप्टर नंबर 9 से इसको शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत उधर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे उधर तो लेक्चर सब चलते ही रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो वो लाइव क्लासेस भी रेगुलर रहेंगी और ये भी आपको रेगुलर छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 09, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की है ना। एक्चुअली जो किरण प्रकाश की चैप्टर 9 पढ़ना है, पहले आज इसका इंट्रो देख लेते हैं हम लोग। कि मैंने कहा ना, कंटेंट हम पूरा देखेंगे बट शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका नाम किरण प्रकाश की क्यों पड़ा। देखिए, जब ये शुरू में चर्चा हुई कि आखिर ये प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाए, प्रकाश के बारे में पढ़ा जाए, तो फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रकाशिकी। क्या नाम रखा गया? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच बना दी गई कि इसके अंदर केवल हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट शुरू में लगे। अब जैसे कि आप जानते हो न्यूटन बाबा, इनकी हर जगह आदत थी लपर लपर करने की। इन्होंने फिजिक्स में, मैकेनिक्स में बहुत अच्छे अपने नियम दिए। इन्होंने मैथमेटिक्स में पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस बनाई। फिर इन्होंने हीट में भी कुछ अपना योगदान दिया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स में, मैकेनिक्स में तो स्पेशली न्यूटन ने बहुत काम किया। तो न्यूटन लपर लपर यहाँ भी कूद पड़े कि सर पहले मैं है ना, इतना ही ब्रांच बनी है, पहले मैं अपना योगदान दूंगा सबसे पहले और मैं बताऊंगा कि आखिर प्रकाश है क्या। शुरुआत तो यही से होगी ना कि प्रकाशिकी है क्या, तो हम कहेंगे प्रकाश और इसके गुणों का अध्ययन। तो सबसे पहले प्रकाश का अध्ययन करना है तो यही पता करना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या, आखिर ये प्रकाश है क्या। क्योंकि प्रकाश की में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बना प्रकाश क्या है। तो सबको लाइन बुलाए गए, चलो भाई सब साइंटिस्ट लोग लाइन लगा लो। सब लोग खड़े हो गए लाइन लगा करके, क्लासरूम में बैठा दिए गए सबको। फिर पूछा गया बताओ कौन बताएगा। तो न्यूटन ने हाथ खड़ा किया, सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं ही शुरू करूंगा, मैं विद्वान हूं, मैं ही सबसे शुरुआत करूंगा। तो ठीक है न्यूटन आओ, तुम ही बताओ क्या होता है प्रकाश। तो न्यूटन का तो बहुत सिंपल है, मैं मैकेनिक्स का आदमी, मुझे वैसी चीजें समझ में आती है। प्रकाश होता क्या है एक्चुअल में, कि जब किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं, जैसे बल्ब जल रहा है, आप कोई आग जला रहे हो जहां से लाइट निकलती, कुछ भी जलाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा कि इसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया कणिकाएं। क्या नाम दिया? न्यूटन ने नाम दिया कणिका। कि छोटी छोटी कणिका, जैसे बल्ब जल रहा है तुम्हारे घर में, तो न्यूटन के हिसाब से इसमें छोटे छोटे कण निकल रहे हैं। उस कण का नाम उन्होंने कण नहीं कणिका कहा, कॉप्सकल्स थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा छोटे कण इसमें से निकल रहे हैं और वही कण बल्ब से निकल के हमारी आंखों पे जाकर पहुंच रहे हैं। तो हमारी आंख, जैसे टच करो तो कुछ टच हुआ, तो हमारी स्किन में ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो टच करने पे समझ में आए कुछ टच हुआ है ना। जीभ पर जब कोई स्वाद आता है तो जीभ का सेंसर स्वाद पकड़ लेता है, वैसे ये वाले कण जो है ना, इसके लिए हमारी आंख में सेंसर लगा हुआ है और वो कण को पकड़ लेता है, ये प्रकाश का कण, और हमें चीजें दिखाई देती है। न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया। लोगों का अच्छा कण है क्या? हाँ कण है, इसमें द्रव्यमान कहाँ? द्रव्यमान हो गई। मैं मैकेनिक्स का आदमी, बिना द्रव्यमान बात कैसे करूंगा। तो न्यूटन ने कहा प्रकाश कण के रूप में चलता है और इसमें द्रव्यमान होता है। न्यूटन ने बहुत सी अजीब सी परिकल्पनाएं दी। न्यूटन का लोगों ने बताया अच्छा न्यूटन परावर्तन कैसे होता है। न्यूटन का वेरी सिंपल, मैच खेलते हो? लोगों ने कहा हाँ खेलते हैं भाई, क्यों नहीं खेलते हैं। तो जैसे बॉल को जब पिच पे टप्पा मारा जाता है तो उछल के वापस आती है ना, तो सिंपल ऐसी परावर्तन होता है। जब प्रकाश का कण आके किसी सतह पे टकराता है, टप्पा खा के उछल जाता है, हमारी आंख पे आया, हो गया परावर्तन, है ना। कितना सिंपल है।
न्यूटन का वाह न्यूटन, वाह न्यूटन, वाह न्यूटन, बहुत बढ़िया। न्यूटन ने ऐसी अपवर्तन क्या बोलते हैं, अपवर्तन भी सिंपल है, जब पत्थर हम फेंकेंगे पानी में तो पानी के अंदर चला जाएगा, वैसे ही प्रकाश का कण है पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे न्यूटन जो है एक्सप्लेन करते गए, ऐसे न्यूटन ने अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के अलग अलग तथ्य बताते गए, है ना। प्रकाश की चाल अलग अलग क्यों होती है, तो उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण कारण, कोई माध्यम ज्यादा आकर्षण खींचता है प्रकाश को, कोई कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए अलग अलग इसलिए होता है अलग अलग चाल प्रकाश का, इसलिए अपवर्तन घटना होती है। उन्होंने कहा न्यूटन एक बात बताओ, ये प्रकाश 3 × 10⁸, बाप रे, 3 के पीछे 8 जीरो, बोले तो 30 के पीछे 7 जीरो, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की चाल चलता है। क्या 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तुम्हारे खोपड़ी में पत्थर मार दूं तो छेद हो जाए तुम्हारी खोपड़ी में? ये 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की चाल से कण आकर तुम्हारी खोपड़िया में टकराता है, बताओ तुम्हारी खोपड़िया में छेद काहे नहीं होता है? न्यूटन को लगा यार बेइज्जती हो रही है अब तो। न्यूटन कहे चिंता मत करो, तुमको जवाब तो मैं दूंगा। न्यूटन बैठ गए। फिर न्यूटन के ऊपर लोग बहुत तरह के सवाल उठाना शुरू होते, बताओ अच्छा कण निकल रहा है तो जलते जलते बल्ब खत्म क्यों नहीं हो जाता है, जलता ही क्यों रहता है ना। तो फिर न्यूटन का यार ये बात तो सही कह रहा है बंदा ये। फिर ऐसे कई चीजें हुई, जैसे न्यूटन ने प्रकाश की चाल को उल्टा बता दिया था सघन और विरल माध्यम में, है ना। ऐसे बहुत सी कमियां न्यूटन की थ्योरी में आई, जब धीरे धीरे लोगों ने, सब कमरे में साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे, जब न्यूटन अपना नियम पेश करते गए तो बाकी सब देखते चले गया, ये गड़बड़ बताया न्यूटन ने, ये तो है ना, ये गड़बड़ बताया न्यूटन ने। तो बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे और न्यूटन के कणिका सिद्धांत लोगों ने नकार दिया, बेइज्जती करके उसको क्लास से भगा दिया, भागो यहाँ से, कुछ नहीं आता। मैकेनिक्स में तुम अच्छे आदमी हो, वहीं अच्छे आदमी हो, यहाँ ऑप्टिक्स घुसने की कोशिश ना करो। वहीं बैठे हुए थे हाइगन्स, वो सब देख रहे थे, अरे यार बताओ ये तो बड़ा बेइज्जती करती है न्यूटन की ये लोग कण कहने पे। बड़ा हाइगन्स ने कहा प्रकाश कुछ तो है, निकल के बल्ब से आंख तक पहुंचता तो है, कुछ तो पहुंचता है। लेकिन न्यूटन ने कण बोला और फंस गया न्यूटन। तो काम करता हूं, ऊर्जा या द्रव्य दो ही माध्यम से चलता है, दो ही तरीके से चलता है किसी माध्यम में, या तो द्रव्यमान होगा और या तो ऊर्जा होगी, दो ही चीज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो हाइगन्स ने कहा न्यूटन द्रव्यमान बोल के फंस गया है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोल देता हूं ये ऊर्जा है, यानी कि तरंग के रूप में चलती है। तो हाइगन्स ने क्या कहा, हाइगन्स ने कहा कि प्रकाश तरंग है ना। न्यूटन ने कहा कण है, हाइगन्स ने क्या कहा, प्रकाश तरंग है। ठीक है, और इन्होंने जो है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। लेकिन कमाल की बात, इन्होंने कहा कि तरंग कैसी है, ये यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। तो अक्सर यांत्रिक तरंग क्या होती है, देखो थोड़ा बताया तुम लोगों को मैं। तरंगे दो प्रकार की होती, एक होती यांत्रिक तरंग, एक होती विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं और ये माइक तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्योंकि मैं पृथ्वी लोक पे हूं और यहाँ पे वायुमंडल है। सपोज दैट अगर मैं चांद पर बैठा होता और वहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता तो मेरी आवाज माइक तक पहुंचती नहीं, मतलब कोई ना सुन पाता मेरी आवाज। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से निकल रही ध्वनि तरंग है, और ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है और इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। इसीलिए पृथ्वी पर हम देखो, पृथ्वी कितनी बढ़िया है ना, यहाँ हर वो चीज है जो हमें चाहिए जीने रहने खाने के लिए। ठीक है, चांद पे हम बोलेंगे लेकिन सामने वाला सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से आवाज निकलकर उस पर पहुंचेगी ही नहीं, ध्वनि तरंग वहां चलेगी नहीं, क्योंकि वहां माध्यम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि सर माध्यम होना जरूरी है यांत्रिक तरंगों के लिए। और हाइगन्स ने भी मान लिया कि प्रकाश तरंग है। और कैसी तरंग है? क्यों माना हाइगन्स ने यांत्रिक तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों नहीं माना? क्योंकि मैक्सवेल अभी खड़े नहीं हुए थे अपनी सीट से, बाद में पैदा हुए ना मैक्सवेल। मैक्सवेल शांति से बैठ कोने में खी करके हंस रहे थे कि देखो यांत्रिक तरंग बता रही है। क्यों? क्योंकि जब यांत्रिक तरंग हम मानेंगे तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ये माध्यम में चलेगा।
और हम सब जानते हैं कि माध्यम तो पृथ्वी के ऊपर केवल 100 किलोमीटर तक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। तो सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक कैसे आता है? बिना माध्यम के। खड़े हो गए लोग, पूछे हाइगन्स से कि हाइगन माध्यम चाहिए, तुम यांत्रिक तरंग बोले हो। तो हाइगन ने कहा हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर माध्यम कहाँ है? 100 किलोमीटर के बाद तो वायुमंडल खत्म हो गया। हाइगन्स ने कहा तुम अज्ञान पुरुष, क्या पता तुम्हें पता ही नहीं माध्यम कहाँ है, तुम जानते ही नहीं हो। मैं मुझसे पूछो, क्या माध्यम है, लेकिन अज्ञानियों ने जितना मुझे दिखता है, मुझे पता है माध्यम। लोगों का माध्यम है, ऐसा कौन माध्यम है? हाइगन्स ने कहा एक माध्यम है जिसका नाम मैंने रखा है ईथर। तब मैंने खोजा, मैंने नाम रख दिया ईथर। ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है ना, सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, वो वाला ईथर नहीं है, ये नाम है। भाई मोहन दो लोगों का नाम हो सकता है ना, दोनों एक ही आदमी है, तो केमिस्ट्री वाला ईथर अलग है, ईथर अलग है। तो हाइगन्स का इसका नाम है ईथर। अच्छा ईथर नाम है? हाँ ईथर नाम है। क्या मतलब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारे माध्यम में? कहे तुमको क्या लगता है प्रकाश चलने के लिए, अगर प्रकाश एक प्रकाश एक तरंग है तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए होगा? तो लोगों ने कहा इसको चलने के लिए मतलब एक ऐसा माध्यम चाहिए होगा जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो। है इधर पूर्ण प्रत्यास्थ? क्या अच्छा मतलब और क्या चाहिए होगा? क्या मतलब कणों का आकार छोटा होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए द्रव्यमान, है इसका। तो लोगों ने कहा अच्छा ये भी है क्या, और क्या क्या है? चाहे जो जो चाहिए तरंग चलने के लिए वो सब ईथर में है। लोग कहे अच्छा हाइगन हम ही को उल्टा पढ़ा दियो, ठीक है प्रूव करो। हाइगन ने कहा मैं क्यों प्रूव करूं, तुम गलत प्रूव करो ना मुझे, तुम्हें पता है सही क्या है? नहीं पता ना, तो चुपचाप बैठे रहो, हल्ला नहीं मचाने का, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनने का, ठीक। जैसे मैंने जो कहानी सुनाई, अगर ये कहानी पूरी झूठी भी होती है ना, तो तुमको तो पता नहीं है ना, तुम तो सच ही मानोगे, वरना सच्ची कहानी ढूंढ करके ले आओ, ठीक है। हाइगन्स भी मैथ में तर्क चलता है, ठीक है, कि अगर तुमको सही बात नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, वरना सही खोज के ले आओ सही क्या है। जो तुम लोग खोज के ले आओगे हम मान लेंगे, हम भी मान लेंगे। जाओ अगर तुम प्रूफ साथ ले आए तो, नहीं ले आए तो मैं बता रहा हूं, थ्योरी दिया है मैंने। फिर न्यूटन अपना ज्योमेट्री यूज किए, हाइगन्स मैथ के आदमी थे, अपना ज्योमेट्री यूज किए, त्रिभुज लगा करके अपवर्तन परावर्तन सब व्याख्या करने लगे, पूरा डेरिवेशन कर डाले। लोगों ने कहा आप शांत हो जाओ, हाइगन्स भाई सही बोल रहा होगा, ठीक है। और इस तरह से हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत और एक काल्पनिक माध्यम ईथर, जिसको हाइगन्स ने कहा ये कण कण में बसा है, जहां कुछ नहीं वहां ईथर है, ईथर ना हो गया ब्रह्मा है, हर जगह बसा हुआ है। लोगों ने मान लिया ईथर होगा ईथर, ठीक है। शांत रहे, कई सालों तक हाइगन्स की थ्योरी पढ़ाई जाती थी, बच्चे पढ़ते थे, साइंटिस्ट पढ़ रहे थे उसको। लेकिन कुछ लोग जानते हो खुरापाती होते हैं, लगे रहते हैं, कोई सही काम करता है तो यार इसमें कहां से इसकी कमी निकाली जाए, है ना। अब कुछ लोग सुधारने के लिए भी लगे रहते हैं। ऐसे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ये खड़े हुए बेंच पे, हाइगन्स बैठने का, मैं हूं, अब मैं बताऊंगा मेरी बारी। हाइगन्स ने कहा देखो मैक्सवेल ने कहा देखो हाइगन्स, तुम्हारी आधी बात सही है कि प्रकाश तरंग है, लेकिन ये तुम ईथर उथर बना कर रखे हो ना, ये सब बकवास है, कंप्लीटली बकवास, कोई मतलब नहीं इन चीजों का, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइगन्स का अच्छा, हाइगन्स तो बात है अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कह रहे हो तरंग भी और ऐसा होता भी नहीं, तो प्रकाश कैसे आता है सूर्य से पृथ्वी तक? तो मैक्सवेल के ज्यादा उड़ो नहीं, बैठो शांति, समझा रहा हूं तुमको, ठीक है। थोड़ी ज्योमेट्री लगा, जो तुमको लगता है तुम बहुत तोप बन गए हो, तुम ही सब जानते हो, हम सब बेवकूफ है यहाँ पे। तो क्या ठीक है, बैठ गए शांति से हाइगन्स। फिर मैक्सवेल अपना लेकर के रिसर्च पेपर, थ्योरी, पन्ना इतना लंबा लंबा खर्रा लेकर के आए और लोगों के सामने दिखाना शुरू कर दिए, बांटना शुरू कर दिए। देखो अब बड़ा बड़ा इक्वेशन, बड़ा बड़ा प्रूफ, सारा कुछ। और उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग है, ये सही बात है, लेकिन प्रकाश जो हम लोग आज तक जानते हैं यांत्रिक तरंगे, वो तरंग नहीं है। प्रकाश एक नई प्रकार की तरंग है। नई तरंग है? हाँ ये नई तरंग है, ये कोई नहीं जानता, ये मैं बता रहा हूं, मैं खोज कर रहा हूं। ये है विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन मेरी सारी खोज पेपर पे है। अभी तक मैं कुछ अभी प्रमाण मेरे पास नहीं है एक्सपेरिमेंट के तौर पे,
पेपर पे मैं तुमको सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने 3 × 10⁸ चाल भी कैलकुलेट करके निकाल दिया प्रकाश की, और फोको ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो चाल एग्जैक्टली मैच कर रही थी। इतना बड़ा रिजल्ट की एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वही इनकी थ्योरी के कैलकुलेशन से आ गया, तो लोग कॉन्फिडेंस में आ गए मैक्सवेल सही कह रहा होगा। लोगों को बिलीव होने लगा इनके ऊपर मैक्सवेल सही कह रहा होगा। फिर मैक्सवेल की बात लोग ध्यान से सुनना शुरू किए। बताओ मैक्सवेल, आगे बताओ तुम। फिर मैक्सवेल ने अपना इक्वेशन बताया विद्युत चुंबकीय तरंग का, 3D में कैसे प्रोपगेट करता है, चैप्टर नंबर 8 में सारी चीजें हैं, सब समझाया मैक्सवेल ने। लोग खुश हो गए, तालियां बजाए, हाइगन बनी मन बैठ गुस्सा रहे थे, पूरी महफिल ये लूट ले गया। तरंग मैं बताया लेकिन महफिल ये लूट ले गया पूरी, सारा इतना कैलकुलेशन कर डाला, इतना सब कुछ कि अब मैं क्या ही बोलूं। बाद में फिर हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोगशाला में लैब में ये तरंग उत्पन्न कर दी, विद्युत चुंबकीय तरंग अपने से। तो मैक्सवेल को हर्ट्ज का सपोर्ट मिल गया। फिर जगदीश चंद्र बसु, अपने इंडिया वाले है ना, इन्होंने भी प्रयोगशाला में तरंग उत्पन्न की और प्रेषित कर दी विद्युत चुंबकीय तरंग को। दुनिया में हल्ला मच गया, बस मैक्सवेल जो कह रहे सही कह रहे थे, आज से ठप्पा लग गया, एक नई प्रकार की तरंग दुनिया में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि मैक्सवेल कहता प्रकाश दूसरी में से एक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर लोगों को कहां चैन पड़ने वाला, फिर खोज हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कॉम्पटन प्रभाव की, और मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये सब क्या होता है आगे चैप्टर में देखेंगे हम लोग। भाई अभी कहानी सुनते रहो, बस कहानी का आनंद लो। मैक्सवेल नहीं एक्सप्लेन कर पाए, फिर आए प्लांक। है मैक्सवेल बैठ जा चुपके से, हमारी बारी अब, बहुत महफिल लूट लिए। तो प्लांक आए। प्लांक ने कहा देखो थोड़ा थोड़ा मैं मैक्सवेल के साइड हूं, थोड़ा थोड़ा मैं न्यूटन के साइड हूं। लोग कहे न्यूटन वो सन 72 की बात तो कहां तुम खोद दिए, वो सब तो कब खत्म थे। भाई तो बन जाता। मैक्सवेल ने कहा, प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश है वो है तो ऊर्जा, इतनी बात मैक्सवेल की सही है, लेकिन वो तरंग के रूप में नहीं चलता, वो कणों की तरह से चलता है। अभी तक लोगों को यह पता था कि ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में चलेगी, और कण तो ऐसे चलेगा बंडल के फॉर्म में, जैसे ये क्या इसको फेंक दिया तो ऐसे इतना द्रव्यमान एक साथ जाएगा, है ना। लेकिन ऊर्जा माध्यम को हिलाते डुलाते आगे बढ़ती चली जाएगी, माध्यम वहीं रह जाएगा। लेकिन जब द्रव्यमान चलेगा तो पूरा द्रव्यमान लेकर के जाएगा। ये कण प्रकृति हो गया, सब लेके जा रहा है, और ऊर्जा कण सब वहीं रहेंगे, ऊर्जा अपनी आगे चली जाएगी, वो तरंग प्रकृति हो गई, है ना। ये नई चीज दोनों क्या, इन्होंने कॉकटेल बना दिया दोनों को मिला करके, थोड़ा सा ऊर्जा थोड़ा सा कण, दोनों को मिलाया, खा मेरी नई थी, है ना। इन्होंने अपना दिया क्वांटम सिद्धांत। प्लांक ने क्या दिया, प्लांक ने दिया क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत दिया। और क्वांटम सिद्धांत से प्लांक ने बताया कि ये ऊर्जा है लेकिन बंडल के रूप में चलता है, मतलब लगातार नहीं चलता। जैसे आप एक पाइप से जब पानी का प्रेशर आप मारते हो दीवार पे, तो क्या होता है, पानी कंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसे जाता है, बीच से आप टुकड़े टुकड़े में दिखाई देते हैं। लेकिन वही AK-47 से आप गोली चलाओ धड़ धड़ धड़, तो गोली टुकड़ों में जाएगी, भले आपको ना दिखाई दे लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में जाकर दीवार पर टकराएगी। तो जो तरंग होती है वो पानी की तरह है। और जो ये होता है आपको क्वांटम सिद्धांत में जो क्वांटा होते हैं, क्वांटा मतलब प्रकाश के बंडल, पैकेट ऊर्जा के, वो गोली की तरह जाते हैं एक एक करके, है बस यही डिफरेंस। और इसका प्रयोग करके आइंस्टाइन ने, इनके सिद्धांत प्रयोग करके, है ना, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर दिया। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना थ्योरी इनकी एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने कर दिया, और नोबेल आइंस्टाइन को मिला कि आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन जब इनसे कहा गया अच्छा ठीक चलो तुम जो बाकी चीजें मान लिया मैक्सवेल गलत है, तो मैक्सवेल ने जो जो चीजें प्रूव की वो तुम करो। फिर ये कहे हाँ चलो, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, फंस गए भाई साहब। ठीक है, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब मैक्सवेल प्रूव कर चुके थे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये भाई साहब नहीं कर पाए प्लांक। लेकिन जब मैक्सवेल से कहा गया
मैक्सवेल प्रकाश प्रभाव, मैक्सवेल नजर झुका बैठ जा रहे थे बाहर। तो प्रकाश में कुछ घटनाएं मैक्सवेल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे और कुछ घटनाएं प्लांक वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और आज तक प्रकाश के लिए क्लास में अभी बैठे हुए हैं सब वहीं पे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, थ्योरी दे रहे हैं लोग, चल रहा है ना। अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं प्रकाश में कोई एक सिद्धांत लेकर के आओ जिससे सब कुछ प्रूफ हो जाए, क्योंकि अभी तक सब कुछ प्रूफ करने वाला कोई सिद्धांत नहीं आया। मतलब अभी इनमें से जितने पढ़े कोई सही नहीं हो पूरी तरह से। अभी तक हम प्रकाश को ड्वेल नेचर, द्वैती प्रकृति मान के चलते हैं कि प्रकाश जब मन करता है वो कण बन जाता है, जब मन करता है वो तरंग बन जाता है ना। कमाल मनमौजी आदमी ना प्रकाश। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश का संक्षिप्त परिचय। आपकी किताब में परिभाषा लिखी होती प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है प्रकाश, है भी और नहीं भी है। ठीक है, वो ऊर्जा का बंडल भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, जैसी आवश्यकता वैसा वो बन जाए, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो जब हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है तो उसे उत्तेजित करता है और हमें आसपास का अपना वातावरण उससे दिखाई देता, अपना परिवेश हमें उससे दिखाई देता है। बात समझ में आई? ये है प्रकाश का एक परिभाषा जो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई। आई होप आपको एक कहानी सुनने में मजा आई होगी। ठीक है, और आज की क्लास में मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आजकल क्लास नहीं, प्रकाश का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टर्न पे आऊंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।